आप सुनना यहाँ पे पहले हमने पढ़ा एंटीरियर रूट, हमने पेरेंटल रूट पढ़ा, और आज का हमारा टॉपिक है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में सबसे पहला है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट ऐसा रूट होता है जिसमें हम सिकिन और म्यूकस मेम्ब्रेन का यूज़ करके ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराते हैं। ठीक है, सिकिन अगर यूज़ करेंगे तो आपने भी कॉमनली सिकिन पे तो हर कोई यूज़ करता रहता है, और डे टू डे लाइफ में हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, जैसे क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, ट्रांसडर्मल पैड्स होते हैं, ये कॉमनली जो है हम यूज़ करते हैं। ये भी एक टॉपिकल रूट का एग्जाम्पल होता है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन जब हम यूज़ करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? आइज़ में होता है, नोज़ में होता है, हमारे माउथ में होता है ना, जिसको हम बकल बोलते हैं, रेक्टली, वेजाइनल में। ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक अगर हम ऑप्थेल्मिक देखें तो इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें हम आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीमोलॉल हम ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं। इसमें टीमोलॉल एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नेजल अगर हम देखें तो नोज़ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो वहाँ पे भी जो है स्प्रेज या फिर ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसी के थ्रू हम यही रूट हम इसमें यूज़ करते हैं। देन बकल बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स जो रूट होता है उसमें हम टेबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका। देन रेक्टली हम सपोजिटरीज और एनिमास यूज़ करते हैं, वो भी सेम रूट के थ्रू होता है। वेजिनल में मतलब इनटू द वेजिना, तो वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ पे भी क्रीम्स या सपोजिटरीज का यूज़ होता है, तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया है एप्लीकेशन, जब हम ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। ये सिंपल सी एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक पर्सन मैंने बनाया है और ये इसकी स्किन है, इस पे ड्रग्स मैंने अप्लाई करा। अब यहाँ पे इस ड्रग्स का के साथ क्या होता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें दो एक्शंस हो सकते हैं, मतलब कि दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो लोकल एक्शन होगा, मतलब यहीं पे ये होगा, मतलब कि यहाँ नहीं जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा, यहीं पे अगर जाएगा ब्लड स्ट्रीम जो इन्वॉल्व नहीं होगी तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन अगर होगी, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व हो रही है और पूरी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व हो रही है, मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स भी जो है वो प्रेजेंट होंगे। लोकल एक्शन में साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और इसमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जो है साइड इफेक्ट्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद एडवांटेजेस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, पहली चीज़, इसमें ड्रग जो है लिवर में नहीं चला जाता, और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, पूरी ड्रग एब्जॉर्ब होती है, कोई भी लॉस नहीं होता। डायरेक्ट लोकल इफेक्ट अगर होगा तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, या मतलब कि सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो है वो नहीं होते, क्योंकि लोकली अगर एब्जॉर्प्शन होगी तो पेनलेस होगा, क्योंकि इंजेक्शन के कंपैरिजन में हम इसको क्योंकि नीडल का यूज़ नहीं करते, तो इसमें कोई भी पेन नहीं होती है। ईजी फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुद ही दवाई को लगा रहे हैं, तो खुद लगा सकते हैं, कोई भी इसमें जो है वो नहीं होता कि हम खुद नहीं लगा सकते। गुड फॉर पेशेंट्स वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट्स ड्रग खुद नहीं ले सकते, वॉमिटिंग में हम ड्रग्स को दे नहीं सकते, तो इसमें हम मतलब माउथ के थ्रू, तो वहाँ पे भी ये रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इजीली। देन उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक्शन जो स्लो ऑनसेट होता है, लिमिटेड ड्रग्स ही दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही ड्रग्स ऐसी होती है जो म्यूकोसल लेयर को या फिर स्किन को पेनिट्रेट कर पाते हैं, इसीलिए जो है कुछ ही ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। अब जहाँ पे हम इस ड्रग्स को अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाथ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लोकल इरिटेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? लोकल इरिटेशन हो सकती है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने ध्यान रखना होता है, जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसको प्रीकॉशियसली यूज़ करना होता है। ठीक है ना। पहले उसके थ्रू किसी भी ड्रग के रिलेटेड एलर्जी आपने देखनी होती है, आपको किसी ड्रग के रिलेटेड एलर्जी तो नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन लार्ज डोज नहीं दे सकते हैं, स्किन कंडीशन जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आप सुना यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मतलब विद इन, आर्टिकुलर मतलब इनटू द जॉइंट। जब हम ड्रग्स को डायरेक्टली जॉइंट में अप्लाई करते हैं, जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर रूट। दूसरा होता है इंट्रा आर्ट्रियल, उसमें कंफ्यूज नहीं करना, आर्ट्रियल मतलब होता है आर्टरी में, यह है आर्टिकुलर मतलब होता है जॉइंट। जब हम ड्रग्स को डायरेक्टली जॉइंट में बोन्स के बीच, दो बोन्स होती हैं, उनके बीच एक जॉइंट होता है, उसमें हम ड्रग्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। अब इसमें जब हम ड्रग्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो लोकल इफेक्ट्स आते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं आते हैं। क्या क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन, है ना, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन होगी जॉइंट में पेन होगी उसको ट्रीट करेंगे, स्वेलिंग होगी तो उसको भी ट्रीट करते हैं, मतलब कि ये इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग को ट्रीट करते हैं एक लोकल इफेक्ट दिखा के। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इसे फॉर एग्जांपल हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट या कह सकते नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो है इनटू द जॉइंट दिया जाता है, ये भी इसका एग्जांपल है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कॉमन कंडीशन है, ठीक है, जो कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करके हम इसी रूट का यूज़ करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद इसके एडवांटेजेस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे दे सकते हैं, वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता। रैपिड रिलीफ मिलता है पेन और इन्फ्लेमेशन से, पेन भी और इन्फ्लेमेशन भी जो है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जो इसका इफेक्ट आता है, पेन भी रिड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होता है। फीवर सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं कंपेयर टू ऑरल रूट, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, तो साइड इफेक्ट्स भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते एज कंपेयर टू ऑरल रूट। ठीक है। देन उसके बाद
यूजफुल इन पेशेंट्स हु cannot use सिस्टमिक एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब वो पेशेंट्स जिनमें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो वो नहीं दे सकते, तो उनको हम डायरेक्टली जो है बोन में डायरेक्टली जॉइंट में जो है ड्रग्स दे सकते हैं, तो उनमें भी हम यही रूट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? सबसे पहला इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्योंकि हम इसमें स्किन को पियर्स करते हैं, ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं इनटू द जॉइंट, वहाँ पे स्टेराइल टेक्निक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। कैन नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम एक ही जॉइंट का यूज़ करके बहुत टाइम मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, मतलब कि बार बार मतलब वहीं साइड पे एक ही साइड पे इंजेक्ट करेंगे ड्रग्स को, तो क्या होगा, कार्टिलेज डैमेज होने का ज़्यादा रिस्क होता है। देन टेम्पररी रिलीफ मिलता है ना, ये परमानेंट रिलीफ नहीं होता, टेम्पररी मिलता है। अंडरलाइंग डिजीज है वो स्टिल प्रोग्रेस कर सकती है। ये क्या करता है, ये ऊपर से ही ठीक करता है, मतलब पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, उसको तो ट्रीट करेगा, लेकिन जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है उसको ये ट्रीट नहीं करता। ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसमें स्टीराइल टेक्निक अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं की गई, इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखा गया, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टीराइल टेक्निक अगर यूज़ नहीं हुई तो इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। देन मे कॉज पोस्ट इंजेक्शन पेन और स्वेलिंग। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को इस जॉइंट में, तो वहाँ पे जो है इस इंजेक्शन के बाद पेन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है। अब सुनना यहाँ पे इंट्राथीकल रूट, इंट्रा मतलब विद इन, थीकल मतलब एक स्पेस। ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा रूट, एक स्पेशल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम ड्रग्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस, SAS मतलब सब एराकिनॉइड स्पेस, सो दैट इट मिक्सेस विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है, पहले देखना, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, वी वांट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमने डायरेक्ट इफेक्ट चाहिए होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, तब यूज़ करते हैं। या फिर कुछ ड्रग्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते है ना, जैसे कुछ ड्रग्स, या फिर मतलब जो नॉर्मल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ऑरल रूट हो गया, जैसे हमारे पास इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उसमें क्या होता है, ड्रग जो है वो पास नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, या फिर वो CNS तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वहाँ पे हम एक अल्टरनेटिव, एक स्पेशल रूट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, ड्रग्स को CSF में देते हैं, ठीक है ना, CSF में देते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डालते हैं, वहाँ पे CSF के साथ मिलकर वो अपना इफेक्ट शो करता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, बाद में वहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ये हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। देखना, ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कवर करती हैं 3 लेयर वॉल। ठीक है, 3 लेयर वॉल इसको कवर करता है। पहला, दूसरा, इतना मतलब ब्रॉड नहीं होता है, बड़ा नहीं होता, मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तीसरा, ठीक है, 3 लेयर वॉल, इसको आप PAD से याद रखोगे, PAD पैड से याद रखोगे, इनर टू आउटर। जब हम ऐसे जाते हैं, ये P है, ये A है, ये D है। अब सर ये P क्या होता है, P का मतलब होता है पाया मैटर, ठीक है, और A का मतलब होता है एराकिनॉइड मैटर, और D का मतलब होता है ड्यूरा मैटर। अब देखना, ये जो पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर है, देखो पायामीटर जो है ये क्लोज रिलेटेड है या फिर क्लोज कांटेक्ट विद किसके साथ है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके साथ है। ठीक है, और इसके बाहर जो है हमारा क्या होता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब इसको कवर किया हुआ है ना, मतलब इसके बाहर होता है, ये कर्व्ड सरफेस होता है ना, कर्व्ड सरफेस, मतलब कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं, साइड व्यू से देखूं, तो इसके बाहर आएगा, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे आपको समझ आएगा अच्छे से। देखना, ये पायामीटर है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जस्ट इसके बाद होती है पायामीटर, देन उसके बाद एराकिनॉइड मैटर, देन उसके बाद ड्यूरा मैटर। अब ये जो पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस होती है, ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब एराकिनॉइड स्पेस। और इसी सब एराकिनॉइड स्पेस में क्या होता है, हमारा ये जो फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम CSF बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ जब करते हैं, तो वो इसी स्पेस में जो है डायरेक्टली नीडल को हम इंजेक्ट करते हैं, नीडल को हम इसी नीडल के थ्रू हम ड्रग को इसी क्या करते हैं, इसी स्पेस में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो CSF के साथ मिक्स होकर अपना इफेक्ट शो करता है। अब ये नीडल कहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं, जो L3 एंड L4 मतलब 3rd नंबर वर्टिब्रे और 4th नंबर वर्टिब्रे होता है, उसके बीच में, मतलब से फॉर एग्जांपल ये 3rd एंड 4th नंबर वर्टिब्रे है, ये 3rd है और
ये फोर्थ है फॉर एग्जांपल, और इसके बीच में स्पेस है, तो इसी के थ्रू हम नीडल को इंजेक्ट करते हैं और इस स्पेस में लेके वहाँ पे इसको अनलोड करते हैं हमारे ड्रग्स को, ठीक है। तो ये L3, ये L3, ये L4, उसके बाद ये L5, ठीक है। और या फिर यहाँ पे L3 L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में, फोर्थ लंबर वर्टिब्रे या फिर फोर्थ लंबर वर्टिब्रे और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, ये फोर्थ लंबर वर्टिब्रे, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, इसके बीच में इंजेक्ट करेंगे ड्रग्स, ठीक है। ये स्पेस है यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हमारे ड्रग्स को। ये हो गया फोर्थ लंबर वर्टिब्रे, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, या तो 3 और 4 में के बीच में, या फिर 4 और 5 के बीच में। अब क्वेश्चन आता है सर L1 और L2 के बीच में क्यों नहीं कर सकते? इसमें रीज़न है क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इस पोजीशन तक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसके बाद इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसके बाद प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम L1 एंड L2 के बीच में हम ये इस नीडल को इंजेक्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा ये ब्रेन था, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाहर 3 लेयर्ड वाल होता है। 3 लेयर्ड वाल मतलब पैड, सबसे इनर वाला पायामीटर होता है, सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामीटर, और इसके बीच वाला मिडल वाला होता है एराकिनॉइड मैटर। पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होती है, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, और उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ड्रग्स को हम नीडल के थ्रू इसमें इंजेक्ट करते हैं, और उस ड्रग को हम इसमें जब इंजेक्ट करते हैं उस रिसेप्टर्स के साथ मिलकर अपना इफेक्ट शो करता है। और ये नीडल कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, या तो L3 और L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में। सर L1 एंड L2 के बीच में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं L1 एंड L2 में, इसीलिए हम इसमें इंजेक्ट इस लंबर वर्टिब्रे के बीच में, इन L1 एंड L2 के बीच में जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब P का पैरामीटर, एराकिनॉइड मैटर, ड्यूरामीटर मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम है, बस यहाँ पे इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। देन उसके बाद जो मैंने कहा यहाँ तक मैंने बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ बताई है, लेकिन लिखा है अच्छे से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो उसको 3 लेयर से वो प्रोटेक्ट किया होता है ना, एज बाय नेचर। ड्यूरामीटर, एराकिनॉइड मैटर, पायामीटर। ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट होता है, एराकिनॉइड मैटर मिडल वाला होता है, पायामीटर जो है वो इनर मोस्ट होता है, ठीक है। अब देखना ये ब्रेन है, ठीक है, ब्री मतलब ब्रेन, और ये जो है स्पाइन, ये एस है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब सबसे पहली लेयर कौन सी है? पायामीटर। देन उसके बाद जो स्पेस होती है बिटवीन पायामीटर एराकिनॉइड मैटर, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, और उस स्पेस में फ्लूइड होता है, उसको हम CSF बोलते हैं। उसके बाद एराकिनॉइड मैटर होता है, देन उसके बाद ड्यूरामीटर होता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअली जो है ये जो नीडल होती है, नीडल को हम कहाँ पे जो है यूज़ करते हैं, L3 L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में। बिकॉज क्या होता है, सब एराकिनॉइड स्पेस, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, SC मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 एंड L2 के बीच में जो है वो खत्म हो जाता है, और मतलब L2 के बाद होता ही नहीं है स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज सेफर टू अवॉइड डायरेक्ट कॉर्ड इंजरी। जब हम L3 और L4 या फिर L4 और L5 के बीच में इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे कॉर्ड को इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन लंबर वर्टिब्रे के बीच में हम यूज़ करते हैं। अब सुनना यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इंट्राथीकर रूट। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है, इसमें डायरेक्ट डिलीवरी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट डिलीवरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नॉर्मली अगर हम कोई भी ड्रग IV या फिर ऑरल रूट के थ्रू देते हैं, तो उससे पहले ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन से होकर ब्रेन तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर एक जो है बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। लेकिन इंट्राथीकर रूट में क्या होता है, हम डायरेक्टली इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्शन को देते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सराउंड करता है। मतलब ड्रग जो है वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है बिना किसी बैरियर के। इसी वजह से ये रूट जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। देन उसके बाद दूसरा एडवांटेज है स्मॉलर डोज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच रही है, इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत कम ड्रग जाती है। मतलब हमें सेम इफेक्ट के लिए नॉर्मल IV या फिर ऑरल डोज से बहुत ही छोटी डोज देनी पड़ती है, और ये एक बड़ी एडवांटेज होती है, क्योंकि छोटी डोज देने से क्या होता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और टॉक्सिसिटी का रिस्क भी जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बाईपासेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, ब्लड ब्रेन बैरियर एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है, लेकिन ये बैरियर जो है ड्रग्स को भी इजीली पास नहीं होने देता। तो इंट्राथीकर रूट का फायदा ये है कि ड्रग को इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम ड्रग को डायरेक्टली जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दे रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद रैपिड एंड इफेक्टिव एक्शन, क्योंकि ड्रग सीधा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, इसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देनी है सर्जरी के लिए, तो इंट्राथीकल इंजेक्शन से विद इन मिनट्स ही जो है वो पेशेंट की जो लोअर बॉडी का जो सेंसेशन है वो बंद हो जाता है। और यही रैपिड एक्शन इस रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि इसका जो है फास्ट और रैपिड एक्शन होता है। स्पेशली जब हम इमरजेंसी और ऑपरेटिव सेटिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पर इस रूट का जो है मैक्सिमली जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला क्या है, मतलब कि इसके क्या नुकसान है। इन्वेजिव होता है एंड इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट, ठीक है। ये रूट जो है इन्वेजिव है, मतलब नीडल डायरेक्टली स्पाइनल कैनाल में लगाना पड़ता है। ये काम कौन कर सकता है, ट्रेनर डॉक्टर ही कर सकता है, बट नर्सिंग स्टाफ या फिर अनट्रेनड पर्सन के लिए इसका रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो बहुत हाई होता है। मतलब इस रूट को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
देन उसके बाद आता है नॉट सूटेबल फॉर रूटीन यूज़। आप ऐसे सोच सकते हैं अगर हर एक पेशेंट जो है उसको नॉर्मल पेन रिलीफ या फिर एंटीबायोटिक इंट्राथीकल से देना हो तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और रिस्क भी जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड को रिस्क, इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा इसीलिए होता है। इसीलिए क्या होता है, इंट्राथीकल रूट जो है वो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में यूज़ होता है, रूटीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन उसके बाद इट इज़ हैविंग द शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब इस रूट से दिए गए ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होता। ज़्यादा देर तक हम नहीं कह सकते कि ड्रग काम कर रहा है या इफेक्ट हो रहा है। स्पेशली सिंगल बोलस की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल बोलस इंजेक्शन जब हम देते हैं तो वहाँ पे जो है इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब एक बार देने के बाद ड्रग जो वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है और रिपीट डोज की जो है इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब कि इंट्राथीकल इंजेक्शन लेने में पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है स्पाइनल कैनाल में इंजेक्शन जो है वो देना होता है जो पेनफुल और स्कैरी लग सकता है पेशेंट्स को। देन उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन के रिस्क भी हो सकते हैं। जब भी हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, एसेप्टिक टेक्निक ना किया जाए तो मेनिंजाइटिस, मतलब कि मेनिंजीज जो ब्रेन कवरिंग्स होती है उनका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है जो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। देन उसके बाद रिस्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर नीडल जो है वो रॉन्ग साइड पर चली गई या गलत टेक्निक का यूज़ किया गया तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होगा, इसमें परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए प्रोसीजर हमेशा एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही होता है। देन उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसमें होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, मतलब लीक, अगर CSF लीक हो गया उसकी वजह से पोस्ट स्पाइनल हेडेक भी होता है। देन नौशिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ना, ड्रग की एक्शन जो है वो CNS में डायरेक्टली होने की वजह से ऐसा हो सकता है, नौशिया हो सकता है, जो है पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। देन हाइपोटेंशन भी हो सकता है, स्पेशली स्पाइनल एनेस्थीसिया में सडन ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में, उसकी वजह से हाइपोटेंशन भी होता है। देन उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे ये रेयरली होता है, नमनेस हो गया, टिंगलिंग या फिर पैरालिसिस, अगर प्रोसीजर जो है वो गलत हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स जो इस रूट के थ्रू देते हैं, जैसे एनेस्थीसिया हो गया, एनेस्थीसिया ड्रग्स जैसे हमारे पास, अगर मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करूं तो वहाँ पे कौन से ड्रग्स देते हैं, बुपीवकेन हो गया, बुपीवकेन हो गया, या फिर लिग्नोकेन हो गया, तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं। देन उसके बाद ओपियोइड्स भी देते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, जैसे फेंटेनिल हो गया, ये क्या है, ये ओपियोइड्स, ये भी इसी रूट के थ्रू देते हैं जब सीवियर पेन रिलीफ के जो होता मतलब देना होता है पेशेंट्स को, स्पेशली कैंसर पेन में हम जो है मॉर्फिन या फिर फेंटेनिल का यूज़ करते हैं, तो वो भी उसमें भी हम इंट्राथीकल रूट ही जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें जो है क्विक एक्शन चाहिए होता है, फास्ट एक्शन चाहिए होता है। देन उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मेनिंजाइटिस केसेस में जो है जब सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं वो इसी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। देन उसके बाद कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, जैसे हमारे पास मेथोट्रेक्सेट हो गया, कौन सा, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जैसे ड्रग्स हो गए, वो CNS मेलिग्नेंसी जो है उसमें यूज़ होते हैं, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेलिग्नेंसीज होती हैं तो वहाँ पे हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद बैक्लोफिन भी हम यूज़ करते हैं, बैक्लो में सीवियर स्पास्टिसिटी के लिए, जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीवियर स्पास्टिसिटी होती है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो वहाँ पे जो है हम इसी रूट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्राथीकल रूट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।